क्योंकि जमीन होती है, जमीन पे तो यहाँ भाग सकते हैं, भाई जगह भाग लो इधर। अभी वहाँ कहाँ भागे। 17% खुद कतर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, 17% उसको नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है कि वहाँ 17 नहीं कुछ ज्यादा ही हुआ होगा शायद। यार घर पता नहीं, घर जाएंगे नहीं जाएंगे इस तरह का मन में डर तो रहता ही, डर इस तरह का होता था कई बार। देखिए मोदी नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। उनकी थिंकिंग ये है। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे साथ है काला मायना। काला मायना वो शख्स हैं, वो युवा है जो कतर में थे और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कतर में किस तरह ईरान ने हमले किए हैं, कैसे मिसाइल वहाँ के ठिकानों पर दागी गई हैं। वहाँ के अनुभव इनसे जानेंगे कि कैसे हालात हैं फिलहाल वहाँ पे, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो काला मायना जी, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आजकल हालात कैसे हैं वहाँ पे? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का और हरिभूमि परिवार का स्वागत करता हूँ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हमसे जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे जब हम कतर में फंसे हुए थे तो ये हमारा हौसला बढ़ाने का काम भी आपकी टीम के द्वारा किया जा रहा था। तो अभी हालात के ऊपर बात करें तो हालात वहाँ के बिल्कुल नाजुक थे, क्योंकि मैं अभी शुरू से बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हम लोग गए थे 27 फरवरी को, और 28 तारीख को हमको, जैसे हम लोग काम करते हैं समुद्र में, जो समुद्र के अंदर जो रिग होता है ना, वहाँ पे काम क्या है? हमारा काम वहाँ पे जैसे तेल, अपना देसी भाषा में बोले तो जो तेल गैस निकलता है ना, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा। तो हमको वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाता है। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। तो हम 28 तारीख को हेलीबेस पे पहुंच गए। हमारा बोर्डिंग वगैरह सब 28 फरवरी को 28 फरवरी को हमारा बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया था। जैसे हम हेलीबेस की तरफ जाने लगे तो तुरंत वहाँ से कुछ इमरजेंसी सायरन हमारे फ़ोन में बजने चालू हो गए थे, जो नेशनल इमरजेंसी के। तो तभी वहाँ की जो प्रशासन था उन्होंने हमको बाहर निकाला कि यहाँ से जल्दी खाली करो। पूरा का पूरा हमला होने का डर था, मतलब उस टाइम हमला हो चुका था उस टाइम पे, तभी इमरजेंसी सायरन चालू हुआ। तो वहाँ से तुरंत हमको बाहर निकाला। बाहर निकाल के हमने देखा कि आसमान में धुएं के गुब्बार थे, साउंड आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो कुछ हमने भी वहाँ पे वीडियो वगैरह कैप्चर करने की कोशिश की। तभी तुरंत एक और इमरजेंसी अलर्ट आता है कि कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना, इस तरह की कोई वीडियो ना बनाए। फिर हमको वहाँ से किसी सेफ जगह पे लेके जाया गया। हम वहाँ से सेफ जगह पे आ गए थे, लेकिन असली खतरा था हमारे रिलीवर को, क्योंकि हमारा जो रिलीवर था वो जो प्लेटफॉर्म जो समुद्र के अंदर होता है वहाँ पे रुके हुए थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। कितने लड़के थे आप इंडिया के? टोटल तो हम वहाँ पे जो रिग है हमारा, उस रिग के ऊपर 155-56 के आसपास ओपी हमारे वो बीओपी है वहाँ की। और हरियाणा से कितने थे? हरियाणा के थे वहाँ पे 7 आदमी थे वहाँ पे। अच्छा, वो कहाँ से थे? एक तो इसमें अपना सोनीपत से था, बिदल गाँव से था एक लड़का अमित करके, एक समालखा से अमित रवि करके, एक है अम्बाड़ा से पारस करके, और एक है मनदीप करके कैथल से। हम एक साथ थे वहाँ पे। तो फिलहाल के हालात कैसे हैं वहाँ पे? जैसे आप वहीं थे, आपने देखा है जैसे मिसाइलें आ रही हैं, तो वहाँ पे माहौल कैसा है? डर का माहौल है लोगों में? वहाँ पे जी डर का माहौल ये था, जैसे अभी हम तो मजाक में ले रहे थे कि हाँ वहाँ मिसाइल ऊपर जा रही हैं, लेकिन किसी दिन हमारे पास में गिरती तब हमें डर का एहसास होता कि डर क्या चीज़ होती है। अभी तो ये लगा लो वहाँ पे जो हमारे हरियाणा वाले लड़के थे वो तो हम इसको एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो मैंने देखा ओवरऑल इंडिया में जो केरला साइड के थे और थे वो इस चीज़ से घबराए हुए थे। लेकिन हमारे मन में कभी ये नहीं आया कि हाँ डर है। लेकिन हाँ कई बार हम बैठे बैठे सोचते थे यार किसी दिन अपने पास में गिरेगी तो पता चलेगा डर क्या चीज़ होती है। आपसे कितनी दूर मिसाइल गिरती है देखते? जो ईरान ने एक चीज़ देखी, ईरान का टारगेट था वो सीधा अमेरिकन एयरबेस था। अच्छा, अमेरिकन कतर में जो एयरबेस बना रखा था, जो कतर में जो एयरबेस था अमेरिकन, वो सीधा उसी को अटैक कर रहा था, टारगेट कर रहा था। बाकी उसने कहीं पे भी कतर में रिहायशी इलाकों में कहीं पे कोई अटैक नहीं किया उसने। अच्छा। तो आप जिस होटल में थे जहाँ पे आपको सुरक्षित जगह पहुँचाया गया था, उससे कितनी दूरी पर वो है जो रिफाइनरी है वहाँ पे? और उसमें जो कतरे जो अपना जो अमेरिकन एयरबेस था ना, वो हमारी जगह से कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और जो इन्होंने ईरान ने जो अमेरिकन एयरबेस को ख़त्म करके, जो डिफेंस सिस्टम है उसको ख़त्म करके जो रिफाइनरी थी, जैसे अपना इंडिया में ONGC है, ऐसे ही कतर में उनकी कतर LNG करके एक वो है कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ये सब जो हमारी कंपनी है सबसे उसी के अंडर में काम करती हैं।
और समुद्र में जो काम होता है वो पाइपलाइन के थ्रू वहीं पे प्लांट, जैसे अपना गुजरात में हुआ या जैसे अपने पानीपत में हुआ, सब वहीं पे अटैच होता है, वो सारा काम वहीं पे होता है। तो उस रिफाइनरी को टारगेट किया था उन्होंने, और उसमें कम से कम ये लगा लो 17% खुद कतर ने एक्सेप्ट किया है कि 17% नुकसान हुआ, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, डेली कितनी मिसाइल और बम आपने देखे, कितने डेली कम से कम देखता था? 5 से 7 एक बार में देखते थे, एक बार में जैसे साउंड अच्छा, एक बार में 5 से 7 बम या मिसाइल आते थे? बिल्कुल। अच्छा, और जो वहाँ के आम लोग हैं उन पे भी कोई असर पड़ा है, खाने पीने पे या उनके रहने पे? जो हमारे पास का जो एरिया था उन पे इस तरह कोई असर नहीं था, बिल्कुल सब नॉर्मल उसमें जी रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे कोई भी साउंड होता तभी सब लोग बाहर आके देखते थे कि क्या हो रहा है, सब वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश करते। लेकिन वही फिर तभी थोड़ी देर बाद पुलिस के सायरन बजने शुरू हो जाते कि हाँ पुलिस आ गई, सब अपने अपने उसमें घुस जाते थे। अच्छा, तो कितने दिन रहे आप बमबारी के बीच में? अभी हम वहाँ पे जी 24-25 दिन रहे थे वहाँ पे बमबारी के बीच में। अच्छा, कोई संकट, कोई खाने में दिक्कत? नहीं, खाने पीने की सरकार कैसा सिस्टम बनाया है सरकार ने वहाँ पे? अगर इस चीज़ में हमने ये देखा, कतर गवर्नमेंट ने हमको रहने के लिए अच्छी सुविधा दी थी और खाने के लिए भी हमारा अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं आई थी। अभी बीच में एयर स्पेस वगैरह बंद था, तो उसमें भारत सरकार की तरफ से भी हमारे जैसे हमारे विज साहब अनिल विज जी हैं, उनको अभी हमसे संपर्क हुआ कि उन्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमारे लिए अभी जो ये एयर स्पेस भी बंद है तो कैसे हो, इस चीज़ में भारत सरकार का और मैं पूरा सहयोग मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सहयोग किया। अच्छा, ये बात तो हम आपसे पूछेंगे कि भारत सरकार की तरफ से आप लोगों के पास कॉल गई थी, कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है, या कितने दिन के बाद हुई है? मेरे पास कॉल गई थी जी 10 दिन के बाद। भारत सरकार के थ्रू लगा लो या हरियाणा सरकार के थ्रू लगा लो, यानी कि जब कतर में हमला शुरू हुआ उसके 10 दिन के बाद यहाँ से? हाँ, जैसे उनको पता चला कि हमारे भी आदमी वहाँ पे हैं, तब उन्होंने वहाँ से मेरे पास कॉल गई थी। मंत्री जी अनिल विज जी हैं, उनका फ़ोन गया था, तो उन्होंने हालचाल पूछे वहाँ के, तो बोला कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ बात होती है, मेरे को सीधा फ़ोन करने का, मैं तुमको वहाँ से पूरा सुरक्षित निकालूंगा वहाँ से। अच्छा, फिर आपने कुछ बताई दिक्कत उनको? हाँ, उनको पता है ऐसे ऐसे हालात हैं जी, वो तो उन्होंने बोला कि फ्लाइट वगैरह जब भी चालू होंगी हमको बताने का। तो फिर ऐसे अभी एयर स्पेस पहले बंद था, अभी कुछ हफ्ता पहले चालू हुआ, जैसे इनका कुछ एग्रीमेंट वगैरह हो कि थोड़े दिन के रोक दिया जाए। अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू वहाँ से फ्लाइटें आने लग रही हैं। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे जब से बमबारी शुरू हुई वहाँ पे, तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी वहाँ पे? सुबह उठना, बाहर घूमना, या जा नहीं पाते थे? दिनचर्या थी जी, जैसे सुबह से बताना। सुबह से जैसे हम लोग सुबह तो जैसे कतर सरकार ने आप सुरक्षित तो पहुँचा दिए वहाँ पे, उसके बाद आपका रूटीन क्या रहता था रोज का? 28 तारीख को वहाँ पे ज़्यादा अटैक देखने को मिले थे, तभी हमको वहाँ से निकाल दिया। 28 को हम शाम को होटल में पहुँच गए थे। होटल में पहुँचने के बाद सब पहले तो यही था कि भाई क्या पता नहीं क्या हुआ, इस तरह में बह का माहौल था। हमको रात को 1-1:30 तो वैसे ही बज गए थे। रात में भी हमने देखा हाँ दबा के बमबारी हो रही है, तो फिर रात को 1-1:30 बजे हम सो गए थे। सोने के बाद सुबह 8-9 बजे के आसपास आँख खुली, उसके बाद हमने जैसे नाश्ता वगैरह किया, खाना, फिर बाहर देखा कि कुछ है तो नहीं। अच्छा, बाहर घूम सकते थे? हाँ, बाहर मतलब होटल के आसपास में घूम सकते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा दूर या ज़्यादा दूर नहीं, वो आसपास में ही। लेकिन तभी उसी दिन जैसे पता चल गया कि हाँ भाई बाहर लड़के घूम रहे, तभी हमारी कंपनी की तरफ से नोटिस आया कि बाहर मत निकलो, इस तरह मतलब उन्होंने गाइडलाइन। अच्छा, पाबंदियाँ थी? पाबंदियाँ थी, बिल्कुल। ये सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से, सरकार ने वो कंपनी को बाहर मत निकलो। हाँ, बिल्कुल जी। अच्छा, फिर भाई साहब? फिर हम अंदर ही अंदर घुटनी सी महसूस करने लगे, यार बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो फिर बोला भाई साहब थोड़ा बहुत तो घूमने दो, तो तुमने थोड़ी रात दी कि भाई होटल से ज़्यादा ये 100 मीटर 150 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाने का। तो वहीं आसपास में जो गली थी वहाँ टहल लेते थे, वहीं पे अपना। फिर दिन में जैसे लंच वगैरह खाना वो वहीं वो होटल में आ जाते? बिल्कुल। अच्छा, घर वालों से कितनी बार बात हुई? घर वालों से थे वहाँ पे, जैसे वाईफाई कनेक्ट था होटल के उसमें, तो घर वालों से तो बात, घर वालों को शुरू में टेंशन थी, बल्कि हर आधे घंटे में पूछ रहे थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो घर वाले जी, घर वाले में वाइफ थी, माँ थी, सब पूछ रहे थे, भाई था। अच्छा, बिल्कुल। तो वो वीडियो कॉल करते होंगे आप? वीडियो कॉल, मेरा भाई बल्कि फौजी है, वो भी मेरे से पूछता है भाई कैसे हालात हैं, निकला वहाँ से। मैं पूछता भाई कैसे निकलूँ यहाँ से, मतलब तो पता है चिंता वाले हालात मंडे हुए घर में। तो हम भी वहाँ से, अगर हम वहाँ पे मायूस होते थे फिर घर वाले मायूस होते हैं, फिर हम भी यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे हम सुरक्षित हैं। अच्छा, वहाँ सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ बैन थी, क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए थे आप? सरकार की तरफ से वहाँ की जनता पे भी कह रहा हूँ, खाली आप पे नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पे सीधे नोटिस आते थे। एक तो मेन था वीडियो का, अगर वहाँ की कोई भी आपत्तिजनक वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल ना करें। जो भी उनका मैसेज आता था मेरे पास, वीडियो वगैरह भी उनका जो भी गाइडलाइन मैसेज आता था, कोई भी चीज़ हो तो उसमें उसके माध्यम से हमको पता चलता कि यहाँ से मतलब अभी बाहर मत निकलो, इस तरह से मतलब हमेशा मैसेज के थ्रू हमको नोटिस देते थे। तो वहाँ की जो आम दिनचर्या है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो रूटीन की तरह खुले हुए हैं अब? नहीं, वो बंद थे उस टाइम पे जी। अच्छा, बैंक वगैरह सब, स्कूल वगैरह
स्कूल का तो मुझे मालूम नहीं वहाँ पे, लेकिन जो हमारा जो बैंक का जो हमारे जो वहाँ पे कंपनी अकाउंट खोलती है, अब की बार हमारा दूसरा अकाउंट खोलने वाला था, तो वहाँ पे बैंक का काम बिल्कुल बंद था। ऑफिस जो सरकारी ऑफिस थे वो भी लगभग बंद और थे। बाजार वगैरह सारी, बाजार वगैरह जैसे वहाँ पे रमजान चला हुआ था, तो वहाँ पे जैसे दिन में उनका कुछ रूल रहता है कि दिन में हम कुछ खा पी नहीं सकते, तो शाम को बाजार खुल जाते थे उनके, रमजान होते हैं नमाज वगैरह का टाइम होने के बाद, तो वहाँ पे खुल जाते थे वो। तो आप टोटल कितने साल से हो वहाँ पे कतर में? अभी भाई साहब मैं वहाँ पे कंटिन्यू 3 साल से कतर में ही था, और अब जैसे हमारा 1 महीना वहाँ पे 1 महीना यहाँ पे कंटिन्यू आना जाना लगा रहता था। अब वापस कब आए वहाँ से? वापस कब कभी नहीं, कैसे कैसे आए? वहाँ की सरकार ने भेजे हो या यहाँ की सरकार ने मदद की, या खुद आए हो आप? अभी इनका कोई अभी जैसे अभी नहीं अमेरिकन सरकार का इनका कोई बयान आया था कि अभी है ना 5-6 दिन के लिए युद्ध विराम करेंगे, तो उस बीच भारत सरकार का कुछ ना कुछ टाई अप हुआ है। अच्छा। तभी तो हमको मतलब ये, नहीं तो कंपनी हमको टिकट, हमारी टिकट थी 27 तारीख की, 27 मार्च की? हाँ, शेड्यूल के हिसाब से। अच्छा, शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन तभी तुरंत हमारे पास मैसेज आ गया, भाई तुम्हारी टिकट है, तुम निकलो यहाँ से। बाकी मैंने हमारे जो और साथी मैसेज किसका है? कतर सरकार का? जो हमारी कंपनी जो अच्छा, कोऑर्डिनेटर, कंपनी के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका मैसेज आ गया, तुम्हारी टिकट है, निकलना पड़ेगा। फिर हमने उनसे पूछा कि जी वापसी कब की है, तो बोला कि अभी कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि वापसी कभी, अभी कुछ मालूम नहीं कब, कितना टाइम लंबा। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है अभी आपने वापस कब जाना है, बुलाएंगे भी या नहीं बुलाएंगे? ये वो तो हालात के ऊपर निर्भर करेगा। तो आप कब आए वहाँ से? अभी परसों आया था जी, परसों शाम को। तो रास्ते में जैसे आपने देखा, हमारे पास वीडियो भेजी थी आपने, वो कैसा था? मिसाइल दिख रही थी दूर से। वो जी मैं बताना चाहूँगा, हम सोचे कि हम अभी सब खुशी खुशी बैठ लिए थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे, बोर्डिंग वगैरह मिल गया था, हमने चलो अभी घर जाएंगे। लेकिन ये बोलते हैं हमला पता नहीं कब कहाँ से हो जाए। हम फ्लाइट में बैठे, मेरा दोस्त था वो सोनीपत वाला लड़का, वो साइड विंडो सीट पे बैठा था, वो बोला कि कोई जहाज आ रहा है। हमारा जहाज ध्यान से देखा हमने, वो मिसाइल थी। अच्छा। तभी जो कैप्टन था, कैप्टन शूज बोलेगा कुछ ना, उनको तो मालूम रहता है, उन्होंने तुरंत रूट चेंज किया। अच्छा, वो मैप चेंज कर दिया। हाँ, वो मैप के माध्यम से, जैसे स्क्रीन पे मैप चला था, उसमें हमने देखा ये तो चेंज कर दिया उसने। तब हमारे मन में भी उस टाइम पे घबराहट महसूस हुई थी कि हाँ, घबराहट, डर क्या चीज़ है। हाँ, बराबर से मिसाइल जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जमीन होती है, जमीन पे तो यहीं भाग सकते हैं, भाई मिसाइल भाग लेते थे, अभी वहाँ कहाँ भागे। तो जैसे आप घर आए, फिर घर वालों ने वो खुशी जताई या चिंता? उसका तो जी खुशी का अंदाजा पता ही नहीं कि अच्छा। मेरी छोटी गुड़िया है 2 साल की है, वो आते लिपट गई थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे आप वहाँ पे होटल में थे, तो जो खाने का खर्चा था, जो और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो उसका खर्च कौन दे रहा था? वहाँ की सरकार थी, आपकी कंपनी की तरफ से थे या आपके खुद के थे? वो जी जैसे अपना हम कतर एलएनजी की उसमें काम करते हैं, कंपनी जो वहाँ की, जैसे अपना ओएनजीसी है वहाँ पे, वो सब खर्चा वो कंपनी वही कर रही थी हमारा। कतर एलएनजी जो है उसके माध्यम से हो रहा था। जो होटल का खर्च था जो सब वो कंपनी दे रही थी। अच्छा, वो कंपनी दे रही थी। वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर जो हमको संभालने वाले सब, उसके माध्यम से सब खर्चा वही कंपनी दे रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आप 3 साल से ज़्यादा तो वहाँ कतर में रहे हो, उस समय बिता रहे हो, तो वहाँ के लोगों का सोचना क्या है भारत की सरकार के बारे में? वहाँ के लोगों की सोच कैसी कि भारत कैसा है? वहाँ के लोग जितना मैंने वहाँ से जानने की कोशिश की, वहाँ के लोग ये मानते हैं कि मोदी नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। अच्छा। उनकी थिंकिंग ये है। अच्छा, कतर के लोग ये मानते हैं कि जो इंडिया के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो स्ट्रॉन्ग लीडर है, ये उनका मानना है जी। तो काला महीना, वैसे भी एक बात बताओ, जैसे आप वहाँ देख भी रहे होंगे मिसाइल गिर भी रही हैं, तो ये कहीं आपके पास किसी ने, सरकार ने, कोई वहाँ की जो मीडिया है वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो कि कतर ने कितनी मिसाइल जो थी वो इंटरसेप्ट की थी? वहाँ पे जो अमेरिका का जो मेन एयरबेस सिस्टम था ना जी, वो कतर में सेटअप था। अच्छा। और वहाँ पे ये लगा लो, यानी कि अमेरिका कतर से ईरान पे हमला कर रहा था? नहीं, जो डिफेंस सिस्टम था वहीं कतर में सेटअप था, और वहीं से जो उनको डिफ्यूज वगैरह कर रहा था। और कतर में लगभग ये लगा लो 90% जो ईरान की जो मिसाइल थी वो इन्होंने डिफ्यूज की हैं। अच्छा। तो लेकिन ईरान को इस बात का वो था कि वहाँ जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका कतर में है, तो उसको बार बार टारगेट उसी कर रहे थे। लेकिन उसको मेरे ख्याल से मानना कि उसको डिफ्यूज खत्म भी किया, तभी तो जो कतर का जो है ना रास लफान करके जो एरिया है जहाँ पे कतर एलएनजी का जो प्लांट है, उसको डिफ्यूज किया, उसको वो टारगेट किया गया। और वो उसको 17% खुद कतर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, 17% उसको नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है कि वहाँ 17 नहीं कुछ ज़्यादा ही हुआ होगा शायद। तो भाई साहब एक बात बताओ, जैसे आपके तो बराबर में थोड़ी दूर पे मिसाइल भी गिरी थी, तो कभी आपको ऐसा लगा जैसे आप होटल में बंद हो,
कभी ये लगा होगा कभी यहाँ मिसाइल गिर जाए, मैं घर पहुँच पाऊंगा, भारत जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा कभी ख्याल आया? उसमें ये बताऊँ, जो हमारे जो अपने हरियाणा वाले लड़के थे ना, उनके मन में इस तरह का भी कोई ख्याल नहीं आया कि हाँ हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो साथ वाले और थे वो हमको कई बार चिंतित कर देते थे, यार ये होगा, फिर हम भी सोचते यार घर पता नहीं घर जाएंगे नहीं जाएंगे। इस तरह का अच्छा, मन में डर तो रहता ही डर इस तरह का होता था कई बार। तो अभी आपने काला महीना की पूरी बात सुनी, कतर के अनुभव सुने, कैसे वहाँ पे इनसे थोड़ी दूरी पर मिसाइल गिरी थी, कैसा वहाँ का माहौल था, कैसे इनके अंदर डर था, परिवार में क्या चिंता थी। लेकिन अब काला महीना जो है वो सुरक्षित घर पहुँच चुके हैं और कतर से हिंदुस्तान में आते ही ना सीधे हरिभूमि टीवी में आए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा फिर से दोबारा से फिर आपको पुनः आभार करना चाहूँगा, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक आपका बहुत हमको सब मिल रहा था, हौसला मिल रहा था। आप ये फ़ोन के माध्यम से बार बार पूछ रहे थे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। बहुत